पीरज़ादा साहब, मैं आपसे सर मेरा एक सवाल है छोटा सा कि 75 सालों में हमने एक बहुत बड़ा काम किया, एटमी धमाके किए। इस्लामी ममालिक की नज़रों में पाकिस्तान एक सुपर पावर है। अगर इस्लामी मुल्कों की हम बात करें तो क्या सुपर एटमी बम चलाने के बाद मुआशी एटम बम भी चलाना चाहिए था, जो आज जो हमारे 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी कुछ पाकिस्तान की खुशहाली का जश्न मना सकते हैं? सर अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सर जब भी कभी मैं सुनता हूँ, चाहे टीवी चैनल्स हो या दोस्तों में बातचीत हो रही हो, जब उससे पूछते हैं कि भाई 75 साल हो गए पाकिस्तान का, आपके क्या ख्यालात हैं, तो 100 में से तकरीबन 100 बंदे यही कहते हैं कि हम तो अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं और आगे हमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रोग्राम तो दुनिया में देखे जा रहे होते हैं, इंडिया भी देख रहा होता है, कितने खुश होते होंगे वहाँ के लोग कि ये लोग कितने डिप्रेस्ड कौम है ये। तो उससे सदमा जो है वो यकीन करें ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम से काम लें, क्या कहते हैं कि जी नहीं जी हमारा मुल्क तो बहुत ऊंचा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो हमारे पास उसके पेश करने के लिए शवाहिद नहीं है, और अगर बोलेंगे तो फिर वो झूठ होगा, इसलिए फिर बंदे को सच बात करनी पड़ती है। अभी बाकी कौमें जब अपना यौम आज़ादी मनाती हैं या मजाक में आप कैसे कि आप कैसे कह लें कि अपना 14 अगस्त मनाती हैं, तो वहाँ तो वो हर कोई खुश होता है और बड़े बड़े कारनामे अपने मुल्क के अपने लीडरों के बयान कर रहा होता है। हम क्या बयान करें, हमारे पास तो बयान करने के लिए है ही कुछ नहीं। सब ये जो आजकल हमारे सियासी अदम इस्तेकाम, उसकी वजह से अवाम तो महंगाई के चक्कर में फंस चुकी है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना मादनी वसाइल की कमी है, ना किसी ज़राअत की कमी है, ना एग्रीकल्चर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम पैदा नहीं कर सकते। इसके बावजूद जो या हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, जिस तरह आप कह रहे हैं, हम एक पहले कभी दौर था, एक इंसान वो घर में उसके दाने नहीं होते थे लेकिन दूसरों से पूछता था भाई खैर है, ठीक हो, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है। आज वो शुक्र करना हम भूल गए। यही वजह है जिसकी वजह से आज हम खुश नहीं हैं। सर बिल्कुल, बहुत सारी वजूहत हैं, एक वजह नहीं है। आप सबसे पहले जो मुझे वजह समझ आती है कि मैं जो बातें यहाँ पर करूँगा या कर रहा हूँ, मैं बाहर निकल के वैसा नहीं हूँ। ये बातें सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अच्छी कर रहा हूँ। मेरा अंदर से बातिन कुछ और है, मेरा ज़ाहिर कुछ और है। ये हमारी पूरी कौम का मसला है, इसलिए हम बातें ज़्यादा करते हैं। किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको लोग अपनी ड्यूटी पे टाइम पे नहीं आते, टाइम से पहले चले जाएंगे, रिश्वत लेंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर हमारा मुल्क बनाए। ये मुल्क जो है तो सबने मिल के बनाना है। तो इसलिए मसला जो और बहुत सारे इसके लीडरशिप का तो पीरज़ादा साहब हर मुल्क का ही मसला है। जहाँ लीडरशिप अच्छी होगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा। अब तरक्की के मसाले लेते हैं, तैयब उर्दगान साहब आए हैं, कर्जे भी उतर गए हैं, वो लोग खुश भी हैं और मुल्क भी तरक्की कर रहे हैं। जी, लीडर मिला है तो देखें वो भी सबके सामने है। जी, इसका ये है कि मैं सियासी गुफ्तगू कोई भी नहीं करना चाहता इस मौके पर, लेकिन ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठा के देख लें। 11 साल अयूब खान के, 3 साल याह्या खान के, 11 साल ज़िया-उल-हक साहब के, 9 साल मुशर्रफ साहब के, तो आधे जो है वो तो डिक्टेटर्स ने ले ली, तो नेचुरली उन्होंने ले ली। तो नेचुरली जो एक तसलसल था वो जब बार बार टूटता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि आप अपने बच्चे को पहले बीकन में कराएं, 6 महीने बाद उठा के आप उसको सिटी स्कूल में करा दें, वहाँ से उठा के आप उसको अक्सा में उठा दें, डाल दें, और जब वो फेल हो जाए या कम नंबर ले तो आप उसको मारें कि भाई तुमने रिजल्ट क्यों नहीं लिया। वो कहेगा अबू कभी आप मुझे उधर डालते थे, कभी उधर, मेरा सारा तसलसल आपने तोड़ दिया। वहाँ जाता था कुछ और सिलेबस होता था, इधर कोई लीडर आता है वो कोई और पॉलिसियाँ ख़त्म करके अपनी शुरू कर देता है। तो इस मुल्क को तो इसी तरह इसका काम सही नहीं हुआ कि यहाँ पे तसलसल नहीं था। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते तैयब उर्दगान के साथ या टर्की के साथ, जहाँ पर एक स्मूथ काम चल रहा है। इसको देखें ना, हम हमारे साथ बाद में बांग्लादेश वैसे हमसे अटूटंग हुआ, पैदा हो गया। कश्मीर अभी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। कश्मीर हमारी पाकिस्तान की शारक है, आज तक उसको हम आज़ाद नहीं करा सके। ये भी तो हमारे लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं सर। हम जब मजबूत होंगे तो किसी को आज़ाद करा सकेंगे, किसी की मदद करा सकेंगे। कहीं फ़लस्तीन में मसला हो तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, कहीं कश्मीर में हो तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन ख़ुद अंदर से हम कमज़ोर हैं। तो हमने पहले ख़ुद ठीक होना है, अपनी मईशत ठीक करनी है, और उसके बाद हम फिर दूसरों के मसाइल भी हल कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने कदमों पे पहले खड़ा होना पड़ेगा और इस तसलसल को जारी रहने दें, चाहे आपको जमहूरियत पसंद है या नहीं है, इसको चलने दें। अच्छी या बुरी एक वक्त आएगा, खुद ब खुद इस छाननी में से लोग छनते जाएंगे और बेटर लीडरशिप सामने आ जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा, इंशाल्लाह होगा।
क्योंकि 100 साल बाद तो कहते हैं ना, हर किसी की सुनी जाती है, तारीख बदलती है। इंशाल्लाह यहाँ भी बदलेगी। पाकिस्तान में अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सियासी मुआशी अदम इस्तेकाम का जो आज शोर है, सियासी अदम इस्तेकाम को हम कह सकते हैं, मुआशी नहीं है। क्योंकि मुआशी अगर अदम इस्तेकाम होता तो पाकिस्तान अपने टैक्स अहदाफ पूरे ना कर रहा होता। ताजिर बरादरी, सरापा एहतजाज सड़कों पर नज़र आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुआशी तौर पर पाकिस्तान बिल्कुल सही है। डॉलर है, इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें डॉलर चाहिए होते हैं। वक्ती तौर पर डॉलर जब उनका कहर पड़ता है तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बनता है। IMF के पास पैकेज लेना पड़ता है तो उसमें से कर्ज लेने पड़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अखराजात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने 8,000 हैं, लेकिन 8,000 नहीं है, 10,000 अरब के करीब हैं। हमारे जो आमदन है वो 6,000, 6,500, 7,000 तक है। जो 3,000 का वो गैप है वो मुश्किल डालता है, जिसके लिए कर्ज लेने पड़ते हैं। अल्लाह करे 22 करोड़ हमारी आवाम है। 22 करोड़ में अगर 30 लाख हम गोश वाले लोग देते हैं, अगर वो जो लोग टैक्स नेट में आ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स दे सकते हैं, अल्लाह करे वो इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए वो टैक्स देना शुरू कर दे, तो जो वो टैक्स का पैसा है आम लोगों पर खर्च हो और आम लोग भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार सकें। और होगा इंशाल्लाह। तब्दीली आ रही है, मुल्क तब्दील होते हैं, 100 साल बाद तारीख भी बदलती है। फिर साहब असलम साहब फरमा रहे थे, हमारी नीयतें से ठीक कर लें, अपने बच्चों को मुस्तकबिल की तरफ देखें। अगर हम माजी में देखें, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। आज उनकी कुर्बानियों को जो सिला हम आज़ाद बैठे हैं, उनकी कुर्बानियों को सिला है। तो जिस तरह आप फरमा रहे थे, झूठ मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तो कलमा पे जो पड़ता है वो तो कलमा तो जिस्म पे उतरता है और जो ईमान है वो दिल में उतरता है। और मुझे लग रहा है वो ईमान उतरने का देर है अभी। जो हम ईमान हमारे दिलों में नहीं उतरा, अगर ईमान दिलों में उतर जाए तो इंसानियत खुद ब खुद आ जाए, झूठ खुद ब खुद छूट जाए और जो इंसानियत का सबक है वो हमें याद हो जाए। तो ये सारी ईमान किस तरह हमारे दिलों में बसेरा करेगा? सर, ईमान हमारे दिलों में बसेरा तो कर चुका है जब भी हम मुसलमान हैं। असल बात यह है कि हमने उसकी तजदीद नहीं करते। तजदीद जो है ना उसकी वक्त के साथ साथ ज़रूरी होती है। और वो हमारे ज़माने में क्या होता था कि 3 स्टेजेस होते थे जहाँ से बच्चा दीन भी सीखता था, तरबियत उसकी होती थी, उसकी जो बेसिक ग्रूमिंग होती थी। एक होती थी माँ की गोद, या उसको आप घर कह लें, जल्दी सो जाओ, हाथ धो खाना खाने से पहले, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी, कपड़े गंदे हैं, दांत साफ़ करो, सोने का टाइम हो गया, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, नमाज पे जाओ। तो एक तो घर में ये तरबियत होती थी। इवन आपसे 2 साल बड़ा भाई भी आपके काम खींच रहा होता था और आपको कहता था बाहर तुम फलाने गंदे बच्चे के साथ क्यों खेल रहे थे, वगैरह वगैरह। तो वो एक तरबियत थी, तरबियत गाह थी आपकी। उसके बाद बच्चा जाता था स्कूल। आप अपने ज़माने के टीचर्स याद करें तो वो हर वक्त आपकी कोई ना कोई गाइडेंस करते रहते थे आपके, चाहे पढ़ाई के हवाले से। मुझे याद है हमारे टीचर हमें पढ़ाया करते थे, मोस्टली हमसे कोई ट्यूशन के पैसे नहीं लेते थे। अब आप देखेंगे उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। जैसे एक कालम निगार अपना कलम बेच देता है ना, तो अल्लाह ताला उसके कलम से उसकी तासीर छीन लेता है। इसी तरह जब उस्ताद ने ये पेशा इख्तियार कर लिया कि वो लालच उसके दिल में आई, वो बजाय इसके कि वो चाहे कि मेरा स्टूडेंट ऊपर जाए और वो अपने पैसों के चक्करों में उनको पढ़ाए और क्लास में उनको फेल करने के बहाने ढूंढे ताकि मेरे पास ट्यूशन के लिए आए, तो अल्लाह ताला उसकी जो लेक्चर है, उसकी जो बातें, उनमें से तासीर छीन लेता है। इसलिए ना हमारे ज़माने के उस्ताद हैं भी। तो एक वो दर्सगाह थी जो कि आजकल एक जो काजी हुसैन अहमद को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था कि आज की दर्सगाहें जो हैं ये कत्ल गाहें हैं। और हकीकत है, आप जाइए यूनिवर्सिटी में, आप लड़के लड़कियों को देखें, आपको लगेगा नहीं कि आप किसी पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में घूम रहे हैं। असल में तीसरी और तीसरी चीज़ जो है वो होता था मीडिया। उस ज़माने में गो के एक ही टीवी होता था, लेकिन आप उस ज़माने के ड्रामे देखें। ज़ाउलक मरहूम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा मैंने टीवी का किबला दुरुस्त कर दिया। आप देखें कि उस ज़माने में माँ बहन बेटी बीवी सारे बैठ के टीवी इकट्ठे देखते थे, और आज आप अपनी बीवी के साथ बैठ के प्रोग्राम नहीं देख सकते। तो वो एक तीसरी तरबियत गाह थी जहाँ पे बच्चे की या नई जनरेशन की तरबियत होती थी। अब वो तीनों की तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। माँ जो है वो खुद फेसबुक पे लगी हुई है, बच्चा रो रहा है और वो अपने कामों में मसरूफ़ है। स्कूलों में ये हाल है। असल में ये मगरब कल्चर को परवान किसने चढ़ाया? असल में बात तो ये है ना, हक़ाइक़ क्या है, इसको परवान चढ़ाने में हमारे मीडिया का किरदार है या हमारी हुकूमतों का किरदार है, या क्या आप क्या समझते हैं? सर देखें, मैं फिर ज़ाउलक साहब की मिसाल दूंगा
कि उनके दौर में जिस तरह 14 अगस्त मनाया जाता था मुझे आज भी याद है। और आज 14 अगस्त मनाया जाता है मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल के, लड़कियों के गाड़ियों में से पूरे जिस्म बाहर निकाल के डांस करके, और इस तरह से 14 अगस्त मनाया जाता है। ऐसा लगता है नई जनरेशन को पता है कि शायद 14 अगस्त बना ही नाचने के लिए, जबकि उस ज़माने में 14 अगस्त बड़े सोबर तरीके से मनाया जाता था। ट्रेन खड़ी हो जाती थी, जहाज़ में लोग खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा करते थे, एक महज़ब अंदाज होता था। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ें भी देख लें कि जो ड्रामे थे टीवी के वो इतने पुरतासीर होते थे। और लिखने वाले कौन थे? इशफाक अहमद, अताउल्लाह कासमी, अपना वो क्या नाम है ये यूनुस जो अंधेरा उजाला लिखते थे, अमजद इस्लाम अमजद। क्रिकेट तो चलो एक दफा में वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आ चुका है, तो आज तक हॉकी का क्यों नहीं आया? आज तक ये हमारी टीम ऊपर क्यों नहीं जा सकी? क्या वजूहत है इसमें? जी, हॉकी ने दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं उसमें से 4 वर्ल्ड कप हमारे पास हैं और 3 ओलंपिक्स, जो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूट सका आज तक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 34 साल हो गए, लास्ट हमने वर्ल्ड कप जीता था 84 में, उसके बाद से आज तक हम दोबारा 1994 में सॉरी, तो फिर हम नहीं जीत सके। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये है कि हमारी आपस में जब डिस्कशन होती है तो उसमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों की मुख्तलिफ राय है। मैं अभी तक अपनी राय पर कायम हूँ, जिससे काफ़ी लोग इख्तलाफ रखते हैं। मैं कहता हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं ये हमारी तरह के नहीं हैं। मैं नई जनरेशन से बहुत मायूस हूँ। लोग कहते हैं नहीं जी नई जनरेशन बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ नहीं, हम लोग ज़्यादा अच्छे थे। हमें 11 का पढ़ा भी आता था, हमें 17 का भी आता था, 13 का भी आता था। आज बच्चे को बुलाएं और उससे आप 7वां 8 का पूछें तो उसको नहीं आता, कहता है कैलकुलेटर लेकर आओ। हम उससे पूछें जी ये पसनी कहाँ पर है, वो कहेगा जी ये तो फ्रांस में शायद कोई शहर है, उसे पता ही नहीं है। हम भाई जब फारिग होते थे 10-20 रुपए का एटलस लेके आते थे और आपस में शर्तें लगाते थे, चलो भाई कौन पहले टम्बकटू ढूंढता, और फिर हम उस पर टम्बकटू तलाश करते थे। फिर एक दूसरे से वो खेलते थे कसौटी टाइप घर में, बहन भाई, अच्छा फलाने मुल्क का दारुल खिलाफा क्या है, फलाने का क्या है। तो इस तरह से अच्छे जो टीवी पे प्रोग्राम आते थे उसमें भी आप नीलाम घर में भी देख लें, सवाल जवाब होते थे। आपके बैठे बैठे घर में लर्निंग, खाना खा रहे हैं आप साथ साथ सुन रहे हैं। ठीक है, हज़रत बीबी आमना कौन थी, हज़रत खदीजा कौन थी, आज आप बच्चे को बुला लें किसी बीए के लड़के को, उससे पूछ लें, उससे भी नहीं पता होगा। कल IBA के बच्चे जो उसमें पढ़ रहे हैं उनसे पूछा गया IBA स्टैंड फॉर एंड दे डिडंट नो इट। असल में तो साहब हमने अपना फोकस कर लिया है दौलत को, शॉर्टकट को। एग्जैक्टली हर बंदा ये दौड़ में है, मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मेरा भी ये लग्जरी गाड़ी में घूम रहा तो बंदा मैं भी घूमूं। लेकिन तो अगर सच्चाई सामने आ जाए ना, शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं है जी। तो आप जो पूछ रहे थे हॉकी के जवाल का, जी। तो मैं रशीदुल हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम इकट्ठे खेले हुए ओलंपियन है रशीदुल हसन, तो मंसूर हसन के छोटे भाई हैं। तो उसने कहा कि हम बावजू ग्राउंड में जाया करते थे, और ये हकीकत है। मैंने मंसूर हसन साहब को कहा, मैंने कहा सर हम बावजू सोते थे और बावजू उठते थे, और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली थी। एक वाक़या अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बड़ा खूबसूरत सुनाऊँ। मैं ऐसे वाक़यात मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपने सीनियर्स के पास, चाहे वो फ़ौजी हों चाहे वो सिपाही रैंक का हो, उनके पास बैठना सुनना पसंद करता हूँ। उनकी जो बातें हैं अपने ज़माने की, वो बहुत खूबसूरत बातें हैं। तो उसमें उन्होंने हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब हैं, जो कि हॉकी फ्रेटर्निटी में बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और 1968 में जो हमने ओलंपिक जीता था उस विनिंग टीम के वो टीम कैप्टन हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ही इज़ 85 ईयर्स ओल्ड बट वेरी एक्टिव। तो उन्होंने कहा कि जब हमने 68 को ओलंपिक जीता और हम ग्राउंड में जश्न मना रहे थे मैक्सिको में, तो जो सुजीत सिंह या पता नहीं इस तरह का नाम था इंडिया का जो कोच था, तो वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आया। उसने कहा कि ओ मां नू फोन कर, पाकिस्तान उन 10 के असी हुण टूर्नामेंट जीत गए तो मुसल्ले तोड़ जावे। क्या कितनी खूबसूरत बात है, इसमें कितनी गहराई है। उसने कहा तुम्हारी माओ की दवाएं तुम्हें ले बैठती हैं, और अब जो है मुझे बताएं वो दवाएं नहीं लगती। असल में इल्म बहुत हो गया, अमल नहीं रहा। अमल हम छोड़ बैठे हैं सब। असल में अमल से ही जिंदगी बनती है, अमल से ही जहन्नम दोज़ख भी। अमल हो तो बहुत कुछ बन जाता है। वजह क्या हो सकती? वैसे मेजर साहब, क्योंकि गैर नसाबी सरगर्मियों के साथ गैर नसाबी सरगर्मियाँ सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मुल्क में नापीद होती जा रही है जब से मोबाइल आ गया, नेट आ गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? और हॉकी के बारे में जिस तरह ज़ैला साहब कह रहे थे, लंबी बात नहीं करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा कि इन सब के हाथ से मोबाइल छीन लें आप। मोबाइल नहीं छीने जाते अब तो। आप देखें आप कि ग्राउंड भरना शुरू हो जाएंगे,
ये घरों में बैठे रहते हैं। मैं और की क्या मिसाल दूं, मेरा अपना पोता है छोटा मिकाइल, तो मैंने स्पेशल जाके फीस दी क्रिकेट के कोच को और मैंने कहा ये कल से आपके पास आएगा। पहले तो उसकी माँ ने रौला डाल दिया कि नहीं गर्मी बहुत है। मैंने कहा मैं क्या बताऊं कि मैं जून के महीने में अकेला दोपहर को 2 बजे नीचे चौकी खेल रहा होता था और बंदे नहीं होते थे, तो जितने गली के स्वीपरों के बच्चे होते थे, धोबियों के बच्चे, उनको साथ मिला के मैं प्रैक्टिस करता होता था। तो अभी माएँ भी जो हैं वो भी नरम दिल हो गई हैं, बाप भी नरम दिल हो गए हैं। पुराने ज़माने में बच्चे ने स्कूल नहीं जाना होता था तो माँ की गोद में घुसता था कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना। आज बच्चा जो है बाप की गोद में घुसता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। वो बात, वो रोब, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बच्चा हर वक्त मोबाइल में घुसा हुआ है। उस मेरे पोते ने 4 या 5 दिन क्लासें अटेंड की हैं और उसके बाद वो पूरा महीना नहीं गया और हर वक्त मोबाइल हाथ में। इसी तरीके से बाकी बच्चे हैं, वो मोबाइल की जान छोड़ें रात 2-2, 3-3 बजे तक। हम रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान जवानी के आलम में सोने की कोशिश करते थे कि यार सुबह आंख नहीं खुलेगी, हमने जाना है। और मुझे याद है ईद वाला दिन भी मैं मिस नहीं होने देता था कि ये ना हो कि उधर चूने की पट्टियां लग जाएं सफ़े बिछाने के लिए, तो उससे पहले पहले मैं जाके अंधेरे में अपनी रनिंग मुकम्मल कर लेता था कि चलो कुछ तो मेरा आज प्रैक्टिस होगी ना, मेरा दिन तो ज़ाया नहीं हुआ। मेजर साहब आप कुछ कह रहे थे जनाब, और उनमें नेगेटिव बातें हो रही हैं, अभी थोड़ा सा उसको चेंज किया जाए। वो सारी बातें दूसरे क़यादत के ऊपर डाल रहे हैं। मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हम बातें सारी बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन हमारा अपना अमल कुछ नहीं है इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। अभी आप जिससे भी सुन लें कि यार सर्दी आ गई है, कहता है कोयटा से हवा आई है, उसने किसी और पर डाल दी। कोयटा वाले से पूछो कि कहाँ से है, तो वो कहता है कि जी वो उधर से आई है। तो मकसद कहने का ये है कि आप ये देखें कि आपने क्या किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा क़यामत कब आएगी, आपने उल्टा सवाल कर दिया कि ये बताओ तुमने तैयारी क्या की है। उन्होंने कहा क़यामत अभी आ जाए या 100 साल बाद आए, तुमने क्या किया ये बताओ। तो बात यह है कि लीडर 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 फाना क़यादत, ये सियासी जमात है, भाई आपने क्या किया। आपका काम ये अगर वतन को बनाना है ना, आपका काम है आप अपने आप को, अपनी बीवी को और अपने बच्चों को, ये आपकी डोमेन है, आप इनको ठीक करें। हर बंदा ये ठीक करे तो मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी क्यों नहीं आएगी। तो इसलिए जो है वो हर वक्त दूसरों के ऊपर डाल देना कि जी वो करेगा वो करेगा, उसने अभी तक क्यों नहीं किया। उंगलियां हमारी हर वक्त एक उंगली उस तरफ होती है, 3 उंगलियां हमें बता रही होती हैं कि तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी कुछ कर लो। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जी मैं इनकी बात से मुकम्मल सर इत्तेफाक करता हूँ, एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमें हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं, आप भी शामिल हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती है, एक सामने वाले की तरफ होती है। तो इनकी बात से मुकम्मल तौर पर मैं इत्तेफाक करता हूँ और यही पैगाम है आखिर में मेरा कि हम अपने घर से शुरू करें। इनकलाब, तब्दीली, रेवोल्यूशन अपने घर से शुरू करें। जब हम अपने घर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो है ना आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखें, उन्होंने जो है ना जद्दोजहद कहाँ से शुरू की, अपने घर से। 40 साल तक अंसार साहब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार दूसरों को दिखाया, सादक अमीन बन के दिखाया। आज जिस पे 62 और 63 पे हम शोर डाल रहे हैं, इसको कानून में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब बच्चे का अजान पैदा होता है, बच्चे का कान में अजान दी जाती है, 62 और 63 उसी वक्त लागू हो जाता है इंसान के ऊपर। सच उसी वक्त लागू हो जाता है, अल्लाह के अहकामात मानना उसी वक्त लागू हो जाता है। जो आज हम जिसके चक्रों में, सियासत के चक्रों में पड़े हैं, लेकिन हमने खुद को सही करना है। बहुत शुक्रिया अंसार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी राह से हमारे व्यूवर को बताया। सर मैं हकीकत है कि इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं पूरी कौम को पैगाम दूँ, मेरे में इतनी वो सलाहियत नहीं है, मैं इतना बाअमल नहीं हूँ। मैं वही वाली बात है कि अपने घर को ठीक कर लूँ तो बड़ी बात है। लेकिन एक मेरी गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, काश के उन तक बात पहुँच जाए, वज़ीर आज़म साहब तक। मैं बड़े अरसे से सोच रहा था, मैं जिस जगह पर जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे माशाल्लाह डॉक्टर बारी साहब इस वक्त डॉक्टर ईदी के बाद बहुत बड़ा फलाई काम कर रहे हैं। आपको पता है इंडस हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जाल बिछा दिया है। तो मैं इसी सिलसिले में इधर मियाँ शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास गार्ड्स होते हैं जो प्राइवेट गार्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त मेरे ख्याल है 15 से 20 लाख उनकी तकरीबन तादाद है। तो जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा मुल्क भी उनकी दुआएं लेगा और आप भी उनकी दुआएं लेंगे। इन लोगों की ड्यूटी है 12 घंटे,
12 घंटे का मतलब है 15 घंटे, 1.5 घंटा वो पहले उठता होगा, 1.5 घंटे बाद वो घर पहुंचता है, उसके बाद कार शार ड्राइवर तो होता नहीं है, कोई पैदल जाता है, साइकिल पे जाता है। तो इस 15 घंटे ड्यूटी 24 घंटे में से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना जुल्म है, वो कैसे जुल्म की चक्की में पिस रहा है। एक तो इसको 8 घंटे किया जाए फौरी तौर पर, इसमें उनका कुछ भी नहीं जाएगा। नंबर 2, इनकी तनख्वाह है 18,000। अब मुझे बताइए 18,000 में वो कैसे गुजारा करेगा, जो कि अभी पंजाब हुकूमत ने बढ़ाई थी, पिछली हुकूमत जो थी, तो वो बहुत बड़ा काम हो गया, 25,000 हो गया, ठीक हो गया। तीसरा जो है सर, 365 दिनों में इनकी एक छुट्टी भी नहीं है, एक छुट्टी। अंदाजा लगाएं ईद वाले दिन भी वो उधर ड्यूटी कर रहे होते हैं, कितना जुल्म है उनके साथ। तो इनको जो है हफ्ते में एक छुट्टी दी जाए।